हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको गया होगा नोटिफिकेशन और थंबनेल भी दिखा होगा। क्या दिखा होगा भाई? परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर और भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे सूत्र द्रव्यमान हो गया, तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया, तुल्यांकी भार हो गया, आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार हो गया। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसी टॉपिक के अंदर। तो फटाफट आ जाइए सब लोग, जल्द से जल्द आ जाओ भाई, जल्द से जल्द आ जाओ। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको पता है सबको हेलो भाई, सबको गुड इवनिंग बाबू, सब लोग को ढेर सारा प्यार, सबको नमस्कार। जल्द से जल्द आ जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज के सेशन में। फटाफट आओ, जो लोग इधर उधर डाइवर्ट है उनको बता दो कि हाँ आ गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्द से जल्द भाई, जल्द से जल्द। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? अगर मेरी आवाज अच्छे से जा रही है तो फिर हम स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, स्मार्टी साहिल है और देसी लवर जी लिखे हैं, नीतीश लिखे हैं, श्रेया पांडे और क्या लिखे हैं? तृप्तिनाथ तिवारी, बहुत अच्छे। कमलेश यादव और नितेश आए हैं, सालिक राम आ गए हैं, बहुत अच्छे। तनु बच्ची भी आ गई हैं, सब बच्चे आ गए हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जल्द से जल्द आ जाओ और डिस्कस करें हम, ताकि बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? कहाँ गए 11 के लोग? सो गए या नींद आ जाती है? बताओ जल्दी से। स्मार्टी साहिल वहां पढ़ के विशिष्ट प्रतिरोध आए, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध फिर पूछे। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है आपका, ये क्या है आपका? देखिए, सीधा सीधा कहने का मतलब, अगर उसके फार्मूले से डिफिनेशन बोलना चाहते हो तो ये बोल सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध है ना, चालक तार के क्या एरिया यानी मोटाई के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया उसके होता है। या फिर बोल सकते हो कि जब चालक तार का क्या 1 सेंटीमीटर मोटाई हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटाई हो और 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस समय जो उसका प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज, चलो मैं यही बोल देता हूं भाई। एक साहिल जी हैं, स्मार्टी साहिल, उनके बारे में R बराबर आप क्या पढ़े थे? रो L बाई ए पढ़े थे, है ना। अगर ये भी एक हो जाए, ये भी एक हो जाए, मतलब R बराबर रो इंटू 1/1 हो गया, कट गया, तो R बराबर क्या आ गया? रो आ गया ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यानी जो प्रतिरोध, अगर हमारा प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला हो और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला तार हो, तो उस समय जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होगा। बस कंडीशन लगा दिया और कुछ नहीं। क्लियर? 11 के लोग कहां गए भाई? 11 के लोग कहां गए? कहां गए 11 के लोग? 11 के लोग कहां गए भाई? जल्दी से आओ। चलो, अब देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। अच्छा, 11 की जो केमिस्ट्री हमारी है वो क्या है भाई? 11 की आज हम डिस्कस करेंगे परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान। परमाणु, ये तो भाई दिख ही नहीं रहा है यार, है ना। परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान, है ना। आणविक द्रव्यमान, परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान क्या लिखें? देखो यहाँ द्रव्यमान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आणविक और परमाणुविक द्रव्यमान क्या होता है भैया? परमाणुविक अणु यानी परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणुविक द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, सीधा सीधा। लेकिन इसे कैसे रिलेट किया जाता है? चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नूरगुल जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये संख्या नहीं बढ़ रही तो हमारा फिर मूड डिस्टर्ब रहता है यार। संख्या आखिर क्या है? आखिर तुम लोग कहाँ चले जाते हो? बताओ क्या चाहते हो? हाँ, छुट्टी कर दें? सीधा सीधा बोल दो, अगर सर कह दो छुट्टी कर दो तो हम छुट्टी कर देंगे, हैं? लेकिन कहाँ चले जाते हो अचानक, है ना। हाँ चलिए, पहली बार लाइव वीडियो देख रहा है। अच्छा, देख रहे हैं पहली बार? नूरगुल जी कह रहे हैं सर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, है ना। अच्छा, एफसीसी के बारे में बता दो। फ्रेश कंटेंट क्यूबिक होता है, वो डाउट सेशन जब रखा जाएगा तो कर देंगे। ये बताओ पहले संख्या कहाँ चली जाती है भाई? आपकी संख्या कहाँ चली जाती है? हम यही चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं। मुझे टेंशन हो जाता है यहाँ संख्या देख करके, चिंतित हो जाते हैं हम अपने आप को, है ना। चिंतित हो जाते हैं अपने आप को इस संख्या को देख करके कि आपके पास क्या इतनी ही टीम है?
बताओ प्रिंस बाबू क्या है आपके कमेंट? ठीक, चलिए चलिए कोई बात नहीं, किसी का मन नहीं छोड़ दो, हटाओ, किसी का मन नहीं तो आ जाओ। इसमें जो परमाणु का द्रव्यमान आपका होता है, किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वह संख्या होता है जो ये बताता है कि कार्बन 12 के कितनी मात्रा में क्या है उसका परमाणु द्रव्यमान उपस्थित है। यानी 1/12 सीधा सीधा आपने पढ़ा होगा कि किसी परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताता है कि कार्बन 12 की तुलना में उसका कितना भाग उसमें है। इसलिए लिखा जाता है कि परमाणु का द्रव्यमान 1/12 कार्बन के क्या होता है, द्रव्यमान के बराबर आता है। ये सीधा बोला जाता है। तो उसकी कहने का मतलब है कि थ्योरी उतनी बात तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन सीधा सीधा ये कहने का मतलब है किसी परमाणु का, है ना, जो समस्त परमाणु यानी प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है वो बताता है क्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान डिफाइन करता है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, वो परमाणु का द्रव्यमान डिफाइन करता है। उसमें जितने प्रोटॉन है उस हिसाब से उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर हमें परमाणु द्रव्यमान देखना है तो सीधा सीधा बोलना है कि कोई भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताता है कि कार्बन 12 की तुलना में कितनी मात्रा उपस्थित है उसकी। सीधा सीधा अगर बात की जाए लिखने की तो लिख देते भैया, यहां से लिखेंगे हम किसी परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान, किसी परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान है ना, वह संख्या है ना, जो यह बताता है कि है ना, यह कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 की तुलना में कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितनी मात्रा में उपस्थित है। अगर ये देखा जाए उपस्थित है ना, तो समझिए ध्यान से कि आपका ये कार्बन 12 की तुलना कर दिया भैया। हाँ सर, परमाणु से छोटा भी कोई है, बहुत चीजें हैं परमाणु से छोटे आपके हैं भाई, है ना। परमाणु में क्या होता है, आपके मूलकण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा एक चीज होता है, मेसान, पाई मेसान के नाम से जाना जाता है। वो जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तब आप उसके अंदर घुसेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ वो और क्या क्या छोटे होते हैं। आपका परमाणु सूक्ष्म माना गया है ना, लेकिन परमाणु से भी छोटा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। उससे भी छोटा आपका क्या होता है, नाभिक का विखंडन जब होता है उसमें से मेसान और पाई मेसान के नाम से कण निकलते हैं, वो और छोटे होते हैं। यानी कि आपका जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटे। सीधा सीधा कहने का मतलब ये। तो आपको जब अभी तक किताब में क्या सर ये पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा चुके हैं, इसके आगे देखते हैं। कंप्यूटर महोदय का नाम अभिषेक है, नहीं तो कंप्यूटर महोदय का नाम अभिषेक नहीं है। चलो ये हो गया आपका। अब चलिए पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं, उसके आगे जो नया टॉपिक वो देखें। तुल्यांकी भार बहुत जरूरी है ना, तुल्यांकी द्रव्यमान जो है उसके बारे में डिस्कस करना, उस पर न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी आते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देते चलता हूं। चलो क्या है, एक परमाणु का परमाणुक द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणुक द्रव्यमान, यहां से लिख दें, बात क्या लिखेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान है ना, परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणुविक द्रव्यमान कहते हैं। हो गया, कहते हैं। और दूसरा क्या देंगे, एक अणु का द्रव्यमान,
एक अणु का द्रव्यमान, मैं आसान भाषा में लिख देता हूं, बस इतना समझ लो, का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बस हो गया, यानी ये आप बोल सकते हैं, है ना, एक अणु का द्रव्यमान। ठीक, भी दिया करो, अच्छा है, बिल्कुल पीडीएफ दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आगे आते हैं, आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, आप पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार आए हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी सब लोग अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। आइए, तो पढ़ाया गया था, बहुत आसान टॉपिक, छोटी क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला हेडिंग क्या है, अब एग्जाम्पल हम कुछ बता देते हैं। एग्जाम्पल निकालो, एग्जाम्पल। चलिए, आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया, अणुसूत्र हो गया, अणुभार, अणुभार आ जाओ, है ना। अणुभार की केस में देख लेते हैं। अणुभार जो आपका है, अणुभार जो होता है, वो बताया गया था कि किसी भी यौगिक का अणुभार जो होगा, उसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे यौगिक का अणुभार माना जाता है, जिसे अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या है, आप इसमें बोल सकते हैं कि अणुभार जो होता है, किसी यौगिक का अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की परमाणुविक द्रव्यमान या परमाणु भार के योग के बराबर होता है। सीधा सीधा यहां से अगर लिखना है तो लिख देते हैं भाई। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार, है ना, यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणुविक द्रव्यमान, है ना, परमाणुविक द्रव्यमान के योग के, परमाणुविक द्रव्यमान के योग के, है ना, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। बस इतना लिखना कि भाई उसके योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहां से हम देख सकते हैं कि सपोज दैट आपका क्या ले लें, चलो ले ले भाई, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। पहले छोटा एग्जाम्पल क्या, NaCl, NaCl का अणुभार, इसको मैंने बताया था, एक एक परमाणु का अणुभार क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था, आपको याद है। तो NaCl का अणुभार क्या होगा, आप कहोगे सर NaCl का, ठीक है, NaCl का कितना, सोडियम कितना होता है 23 प्लस एक बार है तो एक बार करेंगे, क्लोरीन एक बार है तो एक बार, इसका होता है 35.5, है ना। टोटल आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, अरे भाई 58.5 ग्राम प्रति ml प्रति मोल, मतलब एक मोल में इसका इतना द्रव्यमान होगा, है ना, इसका इतना द्रव्यमान होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 का अणुभार, तो क्या करोगे भाई आप, ये बस यही करोगे कि हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस सल्फर अकेले है तो सल्फर का होता है 32 परमाणु भार, उसके बाद गुणे ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 गुणे 16 हो गया। टोटल गुणा करो, 2 करने 2 प्लस 32, 16 चौके 64, मल्टीप्लाई करो भाई, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 ग्राम प्रति मोल, यानी एक मोल में कितना भार होगा, किसका अणुभार होगा, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा। अब मैं दूसरा जो दे रहा हूं वो आपको निकालना है, चलो नोट हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट निकाल के बताना। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, चलिए सही है, हाँ सही है, बहुत अच्छे फटाफट। 99 नहीं होगा भाई, 99 नहीं होगा। एलोन बॉय भाई देख लो, आपका ये 4 है, 2 6 है, ये 2 8 है, 6 3 9 है, यानी 9 और 8 आ गया, यानी 98 आ गया। आपने 99 कहां से निकाल लाड़ा भाई, चिंता नहीं करना, 99 नहीं होगा, 98 होगा। क्लियर, चलिए हाँ 59 का एपेक्स क्या लिखा है, ओपेक्स क्या लिखे हैं भाई, टेक्निकल जी का नहीं आया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ढेर सारे एग्जांपल देते हैं। चलो
एग्जाम्पल आपका क्या है भैया, एग्जाम्पल आपका पहला हो जाएगा क्या, चलो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दूसरा एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलो भाई चौथा लिख देते हैं, फिटकरी लिख दें, फिटकरी लिख देते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O का, इसका भी निकाल लो। उसके बाद आपका K4FeCN का होल 6, इसका भी निकालो। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या लिख दें, अगला क्या लिख दें भाई, अगला मन करे जो वो लिख दीजिए, है ना। चलो मान लेते हैं आप लिख दे रहे हो किसका भैया, आप लिख रहे हैं अमोनिया, लिखें एथिलीन डाई एमीन लिख दो भाई, चलो एथिलीन डाई एमीन लिख दो। क्या है NH2, बाकी तो कुछ दिन उस दिन निकाले थे हम, आज नया नया चीज लिखेंगे ना, NH2 CH2, उसके बाद लास्ट में फिर NH2, इसका नाम एथिलीन डाई एमीन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिटकरी, ये क्या है पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड है, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये एथिलीन डाई एमीन है। सबका अणुभार निकालना है, ये मैंने नया नया दिया, उस दिन जो दिया था उसके अलावा ये आज दूसरा है ना, आज दूसरा है। चलिए पहले का आ गया है 100 ग्राम, कुछ लोगों ने बता दिया सर पहले का 100 ग्राम, चलिए बहुत अच्छे। कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 और 16 32 16 3 48 12 48 60 40 100, सही है। क्या आ गया, यानी 100 ग्राम प्रति मोल, बोलो मात्रा के साथ प्रति मोल, एक मोल में इतना। इसका क्या आएगा बताओ फटाक से, इसका क्या आएगा भाई, इसका क्या आएगा, यानी स्त्री अमोनिया होता है, अमोनिया का आएगा 17। नूर क्या लिखें, नूरगुल बाबू आपका अमोनिया का आएगा 17, जल्दी से बताओ आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल ट्रेड बहुत अच्छे, 100 आ गया। हाँ दूसरे का 84, दूसरे का स्मार्टिसाइल करे हैं सर 84 आएगा, और निषाद जी भी करे हैं सर 84 आएगा। देखते हैं इसका हो गया 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, 12 48 60, 60 20 क्या हो जाएगा 80, 4 84, सही है, यानी 84 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया एकदम सही है, आपने ये लिखा जो एकदम सही लिखा। आगे दूसरा कितना आएगा, दूसरा बताओ जोड़ के कितना आएगा, दूसरा कितना आएगा, दूसरा, हाँ दूसरा हो गया ये, उसका अगला तीसरा नंबर, ये 3 नंबर वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का आ गया 84 ग्राम, सबका आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ श्रेया पांडे का भी आ रहा है, तनु बच्ची का कुछ नहीं अभी आया। नूरगुल बाबू अमोनिया का 17 हो गया, आपने लिखा सही है। तनु गुप्ता का ये 100 ग्राम है अभी पहले वाले का। कैलकुलेशन तेज करो, अपनी कैलकुलेशन तेज करो भाई, हम तुल्यांकी भार बताने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं, तुल्यांकी भार। चलिए अच्छा स्टूडेंट है सर, ओल्ड स्टूडेंट कोई बात नहीं, ओल्ड स्टूडेंट जो है चौथे का 84 आ रहा है, चौथे का 84 बता रहे हैं, क्या बात है भाई, चौथे का 84, यहाँ आयरन का 56 होगा, ध्यान देना, नहीं चौथे का 84 नहीं आएगा, चौथे का बहुत ज्यादा आएगा, 1 2 3 4 5 टू हमने दिया है, चौथे का बहुत ज्यादा आएगा। बताओ इसमें अगर आपको समझना है तो भाई लिख देता हूं, है ना, लिख देता हूं भाई, हम तो लिख दे रहे हैं। अगर आपको समझना है तो इसमें पोटेशियम का होता है 39, इसका होता है क्या, इसका लिखें, इसमें होता है पोटेशियम का 39, 2 गुणे 39 प्लस करो, सल्फर का कितना होता है 32, यहाँ अकेले है तो यहाँ 32 लिख दो, प्लस 16 चौके 64 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 दूनी 26 1 27 होता है ना, 27 हो गया, तो यहां से आ जाएगा 27 प्लस 27 कितनी बार, 2 बार, लेकिन है 2 बार है तो गुणे 2 कर दो, गुणे 2 कर दो, प्लस सल्फर यहाँ 3 टांग में है तो 3 का गुणा होगा, यानी 3 गुणे 32, फिर प्लस ऑक्सीजन के पास भी है तो ऑक्सीजन का भी गुणा होगा, 4 3 7 4 3 12, यानी 12 गुणे 16, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार अंदर है, फिर 3 का गुणा हुआ है तो 4 3 12, यानी 12 गुणे 16 प्लस 24 बार H2O है, H2O का कितना आता है 18, यानी 24 गुणे 18, 24 गुणे 18 कर दो, ये पूरी वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, यहां से इसका आंसर होगा, बस जो आएगा वो आप बताएंगे आंसर क्या होगा।
इसका क्या होगा 4 गुणे 39, है ना, प्लस आयरन होता है 56, प्लस ये 6 का गुणा है, इसका मतलब 6 का दोनों में गुणा है, टांग में है तो कोई बात नहीं, 6 का गुणा है, 6 गुणे 12 और प्लस 6 गुणे 14। इसको सॉल्व करने में जो आएगा वो आपका आंसर होगा इसका। हो गया। इसमें क्या है, नाइट्रोजन 2 बार है तो नाइट्रोजन 2 गुणे 14 प्लस हाइड्रोजन कितनी बार 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 गुणे 1 प्लस कार्बन कितनी बार 2 बार तो 2 गुणे 12। जो आएगा वो आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। जल्दी बताओ, आ जाएगा। ग्राम प्रति मोल, यहां दशमलव में कहा गया, थर्ड दशमलव में कहा, दशमलव में नहीं आएगा आपका। पूरी वैल्यू आप बता दीजिए, खट से पूरा वैल्यू 948.77 नहीं, दशमलव नहीं आएगा, सीधा सीधी पूरी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें दशमलव का कोई टर्म है ही नहीं, इसमें सब वैल्यू एकदम सही से है ना। 39 का 2 बार हो गया, 32 अकेले है, 64 है, और उसके बाद 27 गुणे 2 है, 54 हो जाएगा। ये 3 गुणे 32 है, सीधा सीधा 12 गुणे 16 है, 24 गुणे 18, मतलब दशमलव में नंबर नहीं आएगा, पूरा एक नंबर आएगा, सीधा सीधा बड़ी संख्या आएगी। क्लियर? चलिए बताओ जल्दी से, क्लियर? जी सर क्लियर। सर टुडे इज माई बर्थडे विश। ओहो प्रिया, हैप्पी बर्थडे प्रिया बच्ची, आप खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहे, कामयाब होते रहे, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहे, हमेशा कामयाबी की मंजिलों को छूते रहे और उस पर पहुंचते रहे। ईश्वर से ये कामना कि आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतरीन हो, आने वाले समय आपकी हमेशा खुशियों से भरा हो। प्रिया बच्ची हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छे खुश रहिए। चलिए सब लोग भाई विश कर दो, सब लोग एक बार विश कर दो, प्रिया बच्ची का क्या बर्थडे आ जाए, है ना। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ चलिए शुक्रिया, हो गया। हाँ हमेशा आप खुश रहेंगे, वादा करते हैं। लग गया सवाल? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ जी सर क्लियर। चलिए क्लियर क्लियर क्लियर, थैंक्स सर, ओके शुक्रिया। आ जाओ, हो गया। अब आपको क्या बताने वाले हैं हम, तुल्यांकी भार बताने वाले, जो कक्षा 12 में आपका विलयन चैप्टर है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है ना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आइए, हम तुल्यांकी भार बताने वाले हैं, है ना। सूत्र भार भी आपका यही है, सूत्र दिया रहेगा उसका भार निकालना है, सूत्र दिया रहेगा उसका भार निकालना है, यानी कि अणुभार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब लोग बोल दो हाँ, सब अच्छे बच्चे हैं भाई, एक फैमिली है आप लोग की ना, उस फैमिली में हम भी एक मेंबर हैं और बाकी आप लोग तो है ही। चलिए हाँ अच्छा, अनलिमिटेड जियो सालिग्राम करे, बहुत अच्छे शुक्रिया ठीक, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान अथवा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार है ना, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, उसके बारे में क्या होता है, ये तुल्यांकी भार क्या है या तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है। तो तुल्यांकी द्रव्यमान ये बताता है कि किसी परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के, है ना, उसकी संयोजकता के केस में कितना द्रव्यमान है, सीधा सीधा किसी परमाणु का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान वह यह बताता है कि उसकी परमाणु भार और संयोजकता के केस में उसकी मात्रा कितनी है, संयोजकता की तुलना में उसकी मात्रा कितनी है। तो संयोजकता यानी साथ साथ आएगा, तो अब आता है कि तुल्यांकी भार जो होता है वह देखिए पदार्थ का तुल्यांकी भार, सीधा सीधा पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका पदार्थ का अणुभार या परमाणु द्रव्यमान, है ना, पदार्थ का अणुभार होल बाई पदार्थ की संयोजकता, जो भी पदार्थ होगा जो यौगिक होगा उसकी संयोजकता, है ना,
ध्यान देना, इस बात को समझना, नहीं तो सर जी पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो भी रहेगा, जैसे यौगिक है उसकी संयोजकता कितनी होगी, उसमें कहने मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे वो यहाँ आएगा, अभी बताता हूं मैं। तत्व है, तत्व की संयोजकता हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जैसा यहाँ रहेगा जो चीज वो वहां रहेगा, है ना। अगर बात की जाए, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, देखो अगर बात की जाए किसी अम्ल की, यहां से केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ये पहला मेन स्टैंडर्ड फार्मूला ये है। अब बात करते हैं अम्ल के लिए, है ना। केस नंबर फर्स्ट अम्ल के लिए, फॉर एसिड, अम्ल के लिए अगर अम्ल की बात की जाए तो अम्ल क्या होगा, देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, ध्यान से सुनना, कॉपी और पेन लेकर के लिखते रहना। तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार होल बाई अम्ल की क्षारीयता। ध्यान से सुना, यही बात समझने वाली आएगी, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अम्ल की क्षारीयता, है ना, क्षारीयता जिसे भस्मीयता कहते हैं, क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता, ये आपका आता है अम्ल के लिए, है ना। अम्ल के लिए यह फार्मूला बन के आता है कि अम्ल की क्षारीयता ये होगी। इसको मिटा दे, चलो डब्बा बना दे, क्या लो डब्बा बना दिया भाई, अच्छा सा हो गया। यानी अम्ल की ये क्षारीयता हो गई, सॉरी अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारीयता। अब बात आती है कि सर क्षारीयता क्या होती है ना। अम्ल की क्षारीयता क्या होती है, आ जाओ उसको डिस्कस करते हैं। अम्ल की क्षारीयता क्या होती है, ठीक, हाँ आणविक सूत्र बता। आणविक सूत्र क्या होता है भैया, आपका मूल अनुपातिक सूत्र, है ना, आपका होल एन होता है आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र आपका जो लिखा रहता है, जैसे H2SO4 लिखा है वो आणविक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। फिटकरी का जो लिखा था वो भी फिटकरी का क्या है, आणविक सूत्र है। पोटेशियम जो भी कार्बोनेट लिखा है या कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था वो भी क्या है, आणविक सूत्र है। तो आणविक सूत्र का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की कितनी मात्रा, है ना, निश्चित रूप से उपस्थित होती है, वो आणविक सूत्र निर्धारित करता है, ठीक। अच्छा नहीं सांग में मुझे कुछ नहीं आता, मैं सुनो वहां बैठ के, ठीक, ये होगा। अब मैं यहां डिस्कस करने वाला अम्ल की क्षारीयता किसे कहते हैं, ये फार्मूला समझ में आया। बस इतना पकड़ के रहना कि जो भी अगर आपकी तुल्यांकी भार निकालना उसका अणुभार होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए। अगर यहां लिखा संयोजकता तो संयोजकता के केस में ही बस उसका दूसरा नाम बोला गया क्षारीयता। अम्ल के लिए क्षारीयता बोलेंगे, क्षार के लिए अम्लीयता बोलेंगे। अब वो कैसे आता है वो दिखाता हूं मैं, आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊंगा इसको। यहां से अगर लिया जाए, सपोज दैट, देखिए अगर एक अम्ल लिया जाए, है ना, अम्ल ले लिया जाए, अम्ल की बात हो रही है, अम्ल लिया जाए कौन सा, सपोज दैट छोटा सा एम HCl, ये इसको तोड़ दो आयनिक रूप में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखा दो, H+ और Cl- दिखा दो। जब आप इसको तोड़ोगे आयन में टूटेगा, ठीक, एक केस में आयन में टूटा। अब इस अम्ल की क्षारीयता क्या होगी, देखो ध्यान से, क्षारीयता क्या होगी, ध्यान से सुनना। क्षारीयता क्या होगी, इसमें जो H+ है वो अम्लीयता बताता है, यानी इस H+ को न्यूट्रल करने के लिए कितना OH- लगेगा, क्या, उस H+ को न्यूट्रल करने के लिए कितना OH- लगेगा। इसका मतलब है इसको न्यूट्रल अगर करना है तो इसको क्या करना है, H2O बनाना है, उदासीन करना है, तो H2O बनाना है। अब H2O बनाने के लिए OH- से क्रिया कराएंगे, हाँ कराएंगे। तो जितना OH- इसको क्रिया करके H2O बना दिया है, जितना OH- वही उसकी क्या होती है, क्षारीयता होगी। क्या होती है, वही उसकी क्षारीयता होगी। अगर यहाँ एक प्लस है तो एक ही बार OH- आएगा, 2 बार प्लस है तो 2 बार OH- आएगा, मतलब H वाला केवल, है ना। तो इस केस में क्या है कि एक H+ आ रहा है और उस एक H+ को भैया न्यूट्रल यानी उदासीन करने के लिए हमको OH- एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है, वो क्या हो रहा है, जल बन जा रहा है। इसका मतलब है इस अम्ल को उदासीन करने के लिए ये इसकी क्षारीयता। अब इसको क्षारीयता क्यों कहा गया, क्योंकि क्षार का संकेत क्या होता है, क्षार का संकेत होता है आपका OH- होता है।
अम्ल का संकेत समझते हैं क्या, H प्लस का, मतलब जो यौगिक H प्लस डोनेट करता है उसको अम्ल बोलते हैं, जो यौगिक OH निकालता है उसको क्षार बोलते हैं। आप ये जानते हैं, छोटी क्लास में ही पढ़े हैं। तो जितनी बार ये मिलेगा उसी को बोलेंगे क्षारीयता, मतलब इसके संकेत दिया गया, इसका नाम दिया गया है कि कितनी बार मिला। अगर क्षारीयता लिखा तो समझ जाओ OH मिला है ना। OH कितनी बार मिला, एक बार मिला है। यानी अतः यहां से क्या लिखेंगे हम, अतः HCl की, है ना, क्षारीयता मतलब OH माइनस की मात्रा, समझने के लिए, क्या भाई, समझने के लिए मात्रा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गई बातें, 1। अब इसी को दूसरे नाम से क्या जानेंगे, देखो अगर संयोजकता लिखा है तो आप बस इतना समझना कि ये जो हमारा H प्लस है, यानी H जो हमारा जो भी HCl है, ये अपने यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ना, एक दिया, ये एक लिया, इसका मतलब क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इसका मतलब पूरे यौगिक में जो संयोजकता आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। यहां से ये भी समझ सकते हो, ये अपनी भाषा में लिख लो, है ना, ये नोट अपनी भाषा में लिख लो। कोई भी यौगिक, है ना, अपने विलयन में, अपने जलीय विलयन में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, प्रदान करता है ना, वह उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या लिख दें, आवश्यकता के अनुसार, मैं बोल दिया पहले, बाद में लिखा आधा है, अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, है ना, संयोजकता, ऐसे लिखना, संयोजकता कामा क्षारीयता कामा अम्लीयता बोल सकते हैं, है ना, क्षारीयता अम्लीयता बोल सकते हैं, है ना, या वही मान, है ना, संयोजकता, उसके बाद या करके क्षारीयता, उसके बाद या करके अम्लीयता होती है। बस बात समझ है ना, समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, ये समझ में आया। 16 और ऑक्सीजन OH से 160 नहीं, ये क्या देखो, चलिए हो गया क्लियर, समझ में आ गई बातें। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, कमेंट करो, पहले फटाक से कमेंट करिए, जल्दी बात बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बोलो, हो गया, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जल्दी बताइए क्या पूछना है श्रेया बच्ची। सर आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ गया, पूरी तरह से आएगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये मैं अब अपनी भाषा में जो भी आपको संयोजकता, क्षारीयता, अम्लीयता अगर बोला जाएगा तो समझ जाना वही चीज है, जो आवेश आया है, जितनी मात्रा आई वही उसकी क्षारीयता है। लेकिन आपको नंबर केवल पता करना है, आप डायरेक्ट नंबर, जब तुल्यांक की भार निकालने की बात आएगी तो आप डायरेक्ट आयनों का स्थानांतरण देख लो, कितना आयन स्थानांतरण हो रहा है, वही उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी, वही उसकी अम्लीयता होगी, वही उसकी संयोजकता होगी, बस सीधे सीधे। अब बात आती है इसका तुल्यांक की भार, है ना, यानी यहां से अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि इसका तुल्यांक की भार, HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार की बात करें अगर तो क्या करेंगे, HCl का अणुभार है ना, और नियम के हिसाब से बोलोगे क्या, क्षारीयता बोलोगे ना,
क्षारीयता, लेकिन आपको अणुभार इसका पता है। हाइड्रोजन का आवेश होता है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5, यानी टोटल आ गया 36.5 होल बाई एक आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक आ गया अगर तो क्या बोलेंगे, यानी 36 तुल्यांक 36.5 है ना, ग्राम तुल्यांक मात्रा होता है। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है बताओ, आ गया ना। हाँ 36.5, क्योंकि भाई उसकी संयोजकता जो भी है वो एक आ रही है, तो एक आ रही है तो चिंता किस बात की है। अब दूसरा मैं सवाल देता हूं, देखो दूसरा सवाल दे रहे हैं H2SO4 है ना का तुल्यांकी भार, बताओ जल्दी से। H2SO4 का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, जल्दी बताओ। तुल्यांकी द्रव्यमान लिखना चाहिए, भार लिखना चाहिए। बताओ कितना आएगा इसका, आप तो जान गए हो ना H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आएगा, जल्दी बताओ। H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से। क्लियर है तो क्लियर है तो जल्दी फटाक से आंसर बताओ, ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको और उसके आगे भी डिस्कस करूं कि क्या क्या फार्मूले इसमें बन सकते हैं, है ना। जल्दी बताओ। चलिए भूमिका बच्ची एक बार और कह रहे थे, मैं फिर से पीछे दिखा देता हूं। चलो भूमिका बच्ची कहेंगी सर एक बार और, देखो एक बार और का मतलब जैसे आपने अम्ल को लिया, उसको तोड़ा, H+ और Cl- में हो गया। अब इसमें जो है H+ है उसको उदासीन करना है। उदासीन करने का मतलब कि जब तक जल नहीं बनेगा तब तक उदासीन होगा नहीं, तो उदासीन करने के लिए हमको क्या करना, OH से क्रिया कराना पड़ेगा। यानी कि जितनी मात्रा OH की होगी वही उसकी क्या होगी, वही उसकी क्षारीयता होगी। यानी कहने का मतलब कि अम्ल में जो H+ निकल रहा है उस H+ को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा OH की उपयोग की जाती है, तो जितनी मात्रा OH की लगेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षारीयता कहलाएगी। ऐसे आपका क्षार में होता है अम्लीयता, क्षार में OH निकलेगा, अब OH को भी उदासीन करना है, तो OH को उदासीन करने के लिए जितनी मात्रा OH की लगेगी, कितनी जितनी मात्रा H+ की लगेगी वह उसकी अम्लीयता कहलाएगी। अभी लेकिन हम क्षार को देख रहे हैं, अम्ल को देख रहे हैं, तो अम्ल को ही देखेंगे। और अम्ल अगर आ गया तो मैं ये जो नोट लिखा है ये सबके लिए है, चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षार हो, चाहे वो लवण हो, चाहे जो हो, वो सबके लिए है। सीधा सीधा क्या, जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा भैया वही उसकी क्या होगी, अम्लता होगी, वही उसकी क्षारीयता होगी, वही उसकी संयोजकता होगी। यानी एक हुआ था ना, एक तो एक तो आया था, दो होता तो 2 आता, 3 होता तो 3 आता, भी देखना आएगा। बता H2SO4 का कितना आएगा सर, 53। गलत, 53 गलत है। देखो आप क्या करोगे, H2SO4 के बारे में अगर बात की जाए तो बोलोगे क्या, H2SO4 का अणुभार, पहले तो इसको देख लो, H2SO4 जो है वो टूटेगा अपने आयनों में तो कितना आयन देगा, H+ 2 बार और SO4 डबल माइनस, ये दे दिया, हो गया। अब यहां से इसका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार की बात करें तो H2SO4 का क्या हो जाएगा भैया, अणुभार, बोलोगे ना, हाँ सर बोलेंगे अणुभार। उसके बाद क्या लिखोगे, ये अम्ल है तो इसको क्या लिखोगे, इसकी क्षारीयता, बोलोगे ना, हाँ सर बोलेंगे, क्षारीयता हो गया। इसका अणुभार आपने निकाला 98 निकाला ना, होल बाय इसकी क्षारीयता क्या होगी, इसमें H+ है 2 बार, इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 बार लगाना पड़ेगा ना OH को, यानी कि सीधा सीधा समझो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2, तो बस करो 2 से डिवाइड कर दो, आ गया क्या 49 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। आ गया समझ में ना, बताओ समझ में आया। चलिए बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ये कक्षा 12 में इस्तेमाल हो रहा है, जो 12 के बच्चे होंगे वो खुद समझ जाएंगे, है ना। सर 49 हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे। और किसी का, सबका 49 आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। 12 में है ये टॉपिक आपका, सेकंड चैप्टर जब विलेन पढ़ाया जाएगा तो मिलेगा आपको वहां, बिल्कुल हो गया ना। हाँ ग्राम प्रति मोल नहीं बोलना है, ग्राम तुल्यांक बोलना है, इसका मात्रा ग्राम तुल्यांक होगा, ग्राम इक्विवेलेंट होगा। अगला सवाल मैं दे रहा हूं, अगला सवाल, अगर बात करें अगले सवाल की, ए भाई चेंज कहने हुआ, अगले सवाल की बात करें अगर,
तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है ना का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? हाँ बताइए जल्दी से, एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, सबका सही आ रहा है? कैसे हो, अच्छा हाल चाल पूछ रहे हैं कि यादव कह रहे हैं कैसे हो श्रेया, बाद में पूछना, पहले अपने टॉपिक पे अपने कंटेंट पे फोकस करिए, उसके बाद बात की जाएगी सीधी सीधी। ठीक, क्लियर? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब हो गया? कितना आएगा? ओहो अभी कहां गए? यस सर। अच्छा याद आ रही है, उत्या सिंह, बहुत अच्छे बच्चे, आप पढ़ाई करिए अच्छे से। हम आपसे डेली मुलाकात कर रहे हैं ना, फेस टू फेस तो मिल ही रहे हैं, हम आपका चेहरा नहीं देखे, बस इतनी बात है। और बाकी तो भाई सब बच्चे तो हमको देख ही रहे हो ना, हमको देख रहे हो तो कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। हम डेली आपसे बातें भी करते हैं, आपकी बातें यहाँ देखते हैं, हमको फीलिंग आ रहा है कि हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, है ना, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे मित्र, सब लोग जो भी हमारे सामने हैं। तो आप लोग फील करो कि हमारे सामने डेली मिलते जुलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कहाँ है कोई नहीं, हम बस मन से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे, है ना। ठीक, चलिए 20 ग्राम इक्विवेलेंट बता रहे हैं। तनु बच्ची कह रहे हैं सर 20 ग्राम आएगा, है। चलिए, नूर मतलब होता है उजाला, अभिषेक नूर मतलब होता है उजाला। हाँ? चलिए इसका भार देखते हैं, जो तुल्यांकी भार जो होगा वो एसिटिक अम्ल का अणुभार CH3COOH का अणुभार, ऐसे बोलोगे ना? हाँ सर ऐसे बोलेंगे। बोल भाई क्या होगा? ये एसिटिक अम्ल है ना, तो अम्ल है तो इसकी क्षारीयता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्षारीयता, हाँ सर बोलेंगे क्षारीयता। हो गया। आगे अब उसका अणुभार कितना आता है? किसका? इसका अणुभार कितना आता है? आप निकाल चुके हैं, अगर नहीं निकाले हैं तो जान जाओ कि पागल हैं। फिर कार्बन 12 2 बार है तो गुणे 2 कर दो, 1 बार है यहाँ, हो गया। हाइड्रोजन 4 बार है तो 4 गुणे 1 कर दो, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 गुणे 16 कर दो। 12 दूनी 24 प्लस 4 है ना, प्लस 16 दूनी 32, 4 2 6 4 10 0 3 1 4 2 6 यानी 60। कितना आ गया? 60, यानी कि 60 आ गया भाई। वो टोटल कितना है? 60 आ गया। तो यहां से लिखेंगे 60 और बटे क्षारीयता कितनी आएगी इसकी? क्षारीयता कितनी आएगी भाई? अगर ये अम्ल है तो इसको तोड़ो पहले, अगर आप इसको तोड़ना भी नहीं जानते हैं तो भाई आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होगी। क्या है? CH3COOH जो है वो जब अपने आयनों में टूटता है तो एसीटेट आयन देता है, CH3COO माइनस और प्लस H+। अब बताओ H+ आया है कितनी बार आया? एक ही बार ना। इसको उदासीन करने के लिए कितना OH लगेगा? एक ही लगेगा ना। या फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? एक ही हो रहा है। इसका मतलब है इसकी क्षारीयता जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। तो 1 होगी भाई, 1 रख दो। मतलब कहने का क्या है? 1 होगी तो 1 रख दो, है? 1 हो गया, यानी क्या आ गया? 60 ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट हो गया। इतना आसान सवाल आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। बताओ समझ में आ गया? हमारा नाम तो अभी तक आप पढ़ रहे हो, खान सर के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री वाले, है ना। मैं वही पुराना, आपके नोटिफिकेशन में जाता भी होगा भाई खान सर, है ना। और हाँ मेरा असली नाम हो, ठीक। ठीक। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आ गया सबका? 60 आया सबका कि नहीं आया? 11 में 55 लोग ही, अच्छा 11 में 55 लोग ही हैं, हा? कोई दिक्कत नहीं। को 25 लोग, अच्छा 25 लिखा है, मैं क्या अच्छा देखा नहीं ध्यान से। 11 में 25 लोग, कोई बात नहीं, 11 में 25 हैं, जो भी हैं अच्छे बच्चे रहो, मन लगा के पढ़ो, कंसंट्रेट होकर के पढ़ो, वही बच्चे क्या 25 के 25 नाम करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 300-400 नहीं आ रहे हैं तो क्या है, आएंगे, मुझे पता है आएंगे, लेकिन अभी क्या है वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, है ना। अभी क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं अभी मस्ती कर लें, घूम ले, पढ़ना तो है ही। ये सोच उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, समझिए बहुत बड़ी भूल है कि वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। अभी 2 महीना जुलाई अगस्त जो भी है, या फिर जून जुलाई घूम लेते हैं अच्छे से, स्कूल खुलेगा तो क्लास करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। वो उनकी भूल है, समझिए बहुत बड़ी भूल है। वो गलतियां जो कर चुका वो झेल रहा है आज।
आपको जहां मिल रहा है, ज्ञान बट रहा है, फ्री में सारी चीजें दी जाती हैं, तो आप क्यों नहीं 2 घंटा आपके दे रहे हैं, यहाँ 1 घंटा दे दो, पढ़ लो आराम से। आप घर पे कुछ मत पढ़ो, क्लास देखने के बाद जो क्लास के टाइम पढ़ रहे हैं कॉपी में लिखते रहो, और उसके बाद आप पूरा दिन कुछ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, घूमो टहलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉपी में आप एक बार समझे अच्छे से, 1 घंटा यहाँ पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं और उससे नोट किए हैं, तो वो आप कभी भी अगर कोई पढ़ाएगा, कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने यार ये तो पढ़ा है ना। उसके सवाल आपको लगाना सिर्फ रहेगा, फटाफट लगते जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, जब आपको क्लास स्टार्ट होगा, जब आप जाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में और कहीं जाएंगे फीस ही देंगे, तो वहां आपको जब बताया जाएगा तो कहोगे भाई बहुत टफ है यार, बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, मुझे तो अब 6 महीना बचे हैं, 4 महीना बचे हैं, अब तो मेहनत करना पड़ेगा, ये सोचोगे। तो वो चीज आज ही क्यों नहीं सोच लेते हो भाई, हैं? आपको मिल रहा है कि वो रात का समय, इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, थोड़ा सा MB खर्च हो रहा है वो ले रहे हैं बस, और तो पैसा मांग नहीं रहे हैं, है ना। आपको ज्ञान बढ़ रहा है। आज के समय में इतनी अच्छी शिक्षा हो गई है, इतना आसान हो गया है मतलब ज्ञान लेना, कि क्या कहूं अब, है ना। फ्री 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 सारी चीजें आपको फ्री है। हम लोग समझे कि JEE नीट तक फ्री कर दिए हैं, JEE नीट की क्लासें आपकी फ्री हो गई हैं। शायद सर इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आता है वो भी आपका फ्री है पूरी तरह से, यानी सारी चीजें आपको फ्री है भाई। और बस आपको कहा जा रहा है कि बाबू आओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ो तुम अच्छे से और मुझे कुछ मत दो। मैं तो इतना कहता हूं कि मेरा नाम तक मत लेना, मेरा नाम तक मत लेना भाई, कि मैं केमिस्ट्री खान सर से पढ़ता हूं, मेरा नाम मत लेना। आप सिर्फ इतना कहना मैं केमिस्ट्री फला जगह पढ़ता हूं, बस समझ में आता है, अच्छी बात है, हाँ सर समझ में आता है, बहुत अच्छे से आ रहा है, ये भी बता देना, नाम मत बताना, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो कल है, वो बेहतर हो, बेहतर हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बाबू पढ़ लो, अभी पढ़ लो, टाइम है, टाइम है, टाइम है। लेकिन जब नहीं आते हैं तो फिर दिल दर्द से मतलब कहने में झकझोर उठता है सीधी तरह से। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, अभी आप पहला चैप्टर ही चल रहा है, अभी पहला चैप्टर चल रहा है, इसलिए तेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। जानते हैं बच्चे आएंगे, मुझे पता है, लेकिन जब वो बीच में आएंगे तो कहेंगे सर ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं और मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपया प्लीज बता दीजिए सर, बहुत अच्छे से प्लीज सर बता दीजिए, ऐसे करेंगे। इसलिए सोच रहे हैं जितने ही ज्यादा बच्चे अभी जल्दी आ जाएंगे उतने ही ज्यादा फायदा होगा, उतने ही ज्यादा फायदा आपका होगा, है ना। ये है तो भाई, ये है। चलिए बहुत अच्छे, आप अच्छे बच्चे हैं, बात सही है, आपकी समझ में आती है तो आप दूसरों को बताइए। ज्ञान बांटना एक पुण्य का काम है भाई, है ना, ज्ञान देना एक पुण्य का काम, इसलिए तो फ्री दे रहे हैं, आप तो कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको फ्री दे रहे हैं, बता रहे हैं, बस आप आओ, है ना, पढ़ाई करो मन से। ना समझ में आए तो बात बोलो, सर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, लेकिन बताएंगे जब तक आ नहीं जाएगा तब तक बंद नहीं करते हैं बोलना। चिल्लाते रहते हैं, देखते हो मैंने लिखता हूं कम लेकिन चिल्लाता हूं ज्यादा मैं, क्यों? क्योंकि हर एंगल से आपको समझाना है, हर एंगल से। इसको मैंने बता दिया संयोजकता, क्षारीयता को तीनों एक साथ, आपको आसान बता दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल पकड़ लो, आपको ये तोड़ना आ गया, देख लो कितना ट्रांसफर हो रहा, खट्ट से रख दो, ना आपको सोचना है हाइड्रोक्साइड, ना आपको सोचना है H+, कुछ नहीं, देख लो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो रख दो, खट से हो गया। अगला सवाल, चलो धीरे धीरे बात करते रहेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगर आपका बेस दे दिया जाए कोई, सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए क्षार के लिए, है ना, क्षार के लिए अगर बात की जाए, सूत्र लिख लो पहले क्षार के लिए, है ना, क्षार के लिए सूत्र, क्षार के लिए केस नंबर 2, अभी तक क्या था वो फर्स्ट था, क्षार के लिए, क्षार के लिए बात की जाए अगर, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, क्षार का अणुभार, जैसे अम्ल का था वैसे क्षार का होगा, अम्ल में क्षारीयता आएगा तो क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, हो गया। यानी कि आपका आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आ गया, अच्छा फार्मूला आ गया है, बहुत अच्छा आया है, बस खत्म। यहां अगर बात की जाए आपके पास, किसकी बात की जाए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए, सपोज दैट एक क्षार है, इसको ले लिया जाए, ये क्या होगा, टूटेगा, सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन,
इसकी अम्लीयता की अगर बात की जाए तो आप कहोगे कि सर इसी को उदासीन करना। जैसे अम्ल में क्या था, H+ आया था, उसको उदासीन किया गया, तो इसमें OH आया है, तो इसको उदासीन करने के लिए यानी H2O बनाना है, इसके लिए कितना H+ लगाना पड़ेगा। अब H+ लग रहा है, इसका मतलब ये अम्ल का संकेत है, इसलिए बोलेंगे अम्लीयता। बस इसीलिए बोलेंगे क्या, अम्लीयता। इसका मतलब क्या है कि OH- को न्यूट्रल करने के लिए यानी जल बनाने के लिए कितने H+ के इस्तेमाल हुए हैं, एक H+, यानी इसकी अम्लीयता हो जाएगी। अतः NaOH की अम्लीयता भाई क्या होगी, अम्लीयता आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया। या फिर आप केवल इलेक्ट्रॉन का देख लो, मैंने वही बताया, फिर यहां बताएंगे इलेक्ट्रॉन देख लो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1। इसका मतलब इसकी अम्लीयता कितनी होगी, 1 होगी। इसकी सीमितता कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। चलिए, हाँ केमिस्ट्री में क्या नहीं आता, प्रियांशु बाबू। हाँ कहाँ है प्रियांशी बाबू, प्रियांशु बच्चे। हाँ चलिए बताओ बाबू, प्रियांशु बच्चे क्या दिक्कत आपको। 40 आएगा सर, बहुत अच्छे, 40 आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप प्रियांशु कहाँ हैं, आपका कुछ कमेंट अभिषेक बाबू कर रहे हैं कि सर प्रियांशु भाई क्या नहीं आता तुमको, बताओ। हाँ चलिए, आ गया, क्लियर सर। एक बार और बता देते। देखो अगर आपका क्षार आ गया तो उसका सूत्र जो बोला जाएगा वो बोलेंगे क्या, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता। ठीक, क्या क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता। अब बात आती है अम्लीयता क्या होता है। जैसे क्षारीयता था वैसे अम्लीयता होगा, लेकिन देखते हैं क्या है। आओ एक एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षार है, इसको तोड़ा गया, H+ और OH- में आया। अब इसमें OH- दिख रहा है। अब इस OH- को उदासीन करना है, मतलब उदासीन करने के लिए क्या है, H2O बनाना है। अब उदासीन करने के लिए कितने H+ से क्रिया होगा, तो कितना OH है, एक OH है, तो एक H+ से क्रिया होगा। तो जितना H+ से क्रिया होगा वह H+ की मात्रा ही उसकी अम्लीयता कहलाएगी, सीधा सीधा। और आपको अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आएगा, लेकिन आपको पेपर में ये करना नहीं है बार बार कि कितना H+ आएगा कितना है। आप डायरेक्ट खट से देखिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है भैया, 1 हो रहा है। बोल दो खट से, क्या है, अम्ल है तो बोलना अम्लीयता, क्षार है तो बोलना क्षारीयता, ना तो अम्ल है ना तो लवण है ना तो क्षार है तो बोलना संयोजकता, सीधा सीधा। क्या, चले स्मार्टी साहिल जी। हाँ सर जी ऑफलाइन ज्यादा देखते हैं सर जी वीडियो। अच्छा वीडियो मेरी बाद में देखते हो तुम। हाँ चलो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, कभी भी देखो लेकिन मन लगा के देखो, है ना। ज्यादा बच्चे बाद में देखते हैं, सही बात है। तो क्या हुआ कि अगर आपका ये अम्ल है तो बोल देना वही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी। अगर ये क्षार है तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वही इसकी क्या हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी। और अगर ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, जो यौगिक रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। वो भी एग्जाम्पल हम बताते हैं। आओ इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल जो हो गया उसका क्या है हम निकाल सकते हैं। जैसे NaOH का तुल्यांकी भार हो गया, 40 अणुभार आता है, इसका 1 आ गया, यानी क्या आ गया, 40 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट आ गया, 40 ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ ये आ गया आपका आंसर आ गया। बस एक एग्जाम्पल और उसके बाद कर, ठीक। हाँ चलिए, हाँ ठीक, ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर, एक एग्जाम्पल और। ये क्षार का हो गया, ऐसे आपका क्या है, लवण का हो जाएगा। लवण क्या है, लवण के लिए अगर बात की जाए, है ना, लवण के लिए केस नंबर थर्ड जो आपका है वो लवण के लिए अगर बात करें लवण की, है ना, लवण की बात करें अगर, क्या हो रहा है भाई, लवण की बात करें अगर तो क्या होगा, मैं फिर से लिख दूं, यहां से लवण के लिए तो केस नंबर 3 हो गया। लवण के लिए देखते हैं क्या है। लवण के लिए क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, वही बात, वही फार्मूला, वही नियम, है ना। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का, है ना,
लवण का अणुभार, जो भी लवण का होगा, लवण का अणुभार बटे लवण की संयोजकता, सीधा सीधा संयोजकता, मतलब कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, सीधा सीधा ये बोल दिया है, सीधा सीधा ये बोल दिया है। हो गया। एग्जाम्पल अगर लिया जाए, आपका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे आपने NaCl देखा, ये क्या है, एक लवण है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस आएगा और Cl क्या आएगा, माइनस आएगा। ना तो इसमें H प्लस है, ना तो इसमें OH माइनस है। इसको आपको कुछ सोचना नहीं कि कितना न्यूट्रल करना है, आपको बस इतना देखना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम और क्लोरीन के बीच में स्थानांतरण हुआ है, वही उसकी संयोजकता, भैया वही उसकी संयोजकता कहलाती है, या वही होगी, संयोजकता होगी। अब जब होगी तो आ जाओ, इसका सपोज दैट इसका तुल्यांकी भार निकालना है, Cl का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा आपका, NaCl का अणुभार कितना आएगा, 58.5 आएगा, होल बाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1, इसका मतलब आंसर आया 58.5 ग्राम इक्विवेलेंट। हो गया, ये आंसर आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ढेर सारा, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़े। हो गया, समझ में आ गई बाबू, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ, समझ में आ गया आपको, क्या ये टॉपिक समझ में आया है ना, क्या ये टॉपिक समझ में आया, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको, क्लियर, यस सर, हाँ सर, आ गया सर, आगे, ठीक। देखिए अब मैं एग्जांपल केवल दूंगा आपको, एग्जांपल आपको करना है। एग्जांपल नंबर 1 पे यहां से तुल्यांकी भार ज्ञात करना, तुल्यांकी भार बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। सब में पहला क्या है, पहला आप अभी कर चुके हो, उसको छोड़ दो, आप पहले ले लो कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लो, है ना। दूसरा आपका सोडियम कार्बोनेट ले लो, हो गया। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा क्या लोगे भैया, आप HNO3 ले लो। चौथा आपका क्या है, HNO3 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। उसके बाद आपका क्या है, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है, 6वें नंबर पे और भी एग्जांपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, हो गया। 7वें नंबर पे पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट। 8वें नंबर पे सोडियम सल्फेट, है ना। उसके बाद 9वें नंबर पे आपका, और 9वें नंबर पे आपका एग्जाम्पल क्या आएगा भाई, ढेर सारा एग्जाम्पल होता है, बहुत एग्जाम्पल होते हैं। आप अम्ल ले लिए हैं, चलो मान लेते हैं CH3COOH ले लो, अभी आपने किया था इसको, लेकिन चलो जाने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट ले लो, हो गया। 11 नंबर क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, MgSO4 हो गया, है ना। उसके बाद 12 नंबर पे क्या ले लो भैया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना। उसके बाद आपका 13 नंबर पे क्या ले लो भाई, हाँ 13 नंबर पे क्या ले लो भाई, जल्दी से आ जाओ, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमोनियम कार्बोनेट ले लो। उसके बाद 14 नंबर पे आ जाओ भाई, है ना, अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो। 15 नंबर पे ले लो भैया आप, 15 नंबर पे आप एग्जाम्पल और भी ले लो, क्या ले लो, अमोनियम सल्फेट हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम सल्फेट ले लो भाई, कैल्शियम सल्फेट ले लो,
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया। और 16 नंबर पे आप क्या ले सकते हैं भैया, 16 नंबर पे आप और भी ले सकते हैं क्या, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं लियो ना, हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO3 का होल थ्राइस, सॉरी SO4 का होल थ्राइस। और 17 नंबर पे आपका लास्ट में आप ले लीजिए, आप पोटेशियम ले लियो, आयरन ले लो, चलो आयरन ले लो, FeSO4 ले लो। सबका क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्या समझ में आ गया, हो गया, चलिए बहुत अच्छे, क्लियर। हाँ ZnSO4 भी लिख सकते हो भाई, लिख लो, जितना लिखना है उतना लिख लो, लेकिन सबका तुल्यांकी भार निकालना, बताओ निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। चलिए बहुत अच्छे तनु बच्ची, आप बस मेहनत करो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सबका तुल्यांकी भार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कमेंट करो एक बार जल्दी से कि हाँ सर निकल जाएगा, यस सर, जल्दी बताओ। हो जाएगा सर, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले दिन डिस्कस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी कंपटीशन के लिए। मोल कॉन्सेप्ट माने कि मोल संकल्पनाएं, मोल संकल्पना के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, जो कि कल की क्लास आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, उसको छोड़ना मत भूलना। जितने लोग हैं सबको बता देना कि कल की क्लास मिस मत करना। कल की क्लास जो मोल कॉन्सेप्ट है वो आपका अभी तक नहीं पढ़ाया गया था, अभी तक ये टॉपिक जो चल रहा था आपका एक बार पीछे पढ़ा चुके थे, लेकिन कल की जो क्लास है मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना, वो अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, वो पहली बार होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। उससे क्या है, आपके कंपटीशन में चाहे जो कंपटीशन हो छोटी मोटे, जिसमें रसायन विज्ञान आएगा, केमिस्ट्री आएगा, उसके सवाल 100% फंसते हैं, है ना, फंसते हैं चाहे जैसे फंसते हैं। उसके 6 प्रकार के सवाल बनते हैं, 6 प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए बनते हैं सवाल चाहे जैसे बनेंगे, क्लियर, ठीक। अच्छा थोड़ा सा बगल हो जाए, बिल्कुल, लो भाई लो, ये लो स्क्रीनशॉट लो। मैं सोचा हमारा चेहरा भी आ जाएगा, लेकिन चलो मैं दूर हो जाऊं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगले दिन के लिए, उसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगले दिन हम। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे बच्चे, देखो संख्या अब बढ़ रही है ना, अभी तक नहीं आए थे, ठीक है कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ समझ में आ गया, पूरा टॉपिक मजा आया, अब हमें अणुभार निकालने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसे निकाल ले जाऊंगा। अब हमें तुल्यांकी भार निकालने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसे निकाल ले जाऊंगा। ये 2 टॉपिक पकड़ के रखना, इसका इस्तेमाल आपका हर बार होता रहेगा, हर बार होता रहेगा, यानी आगे चलोगे 12 की क्लास या कहीं भी क्लास जाओगे, अणुभार तुल्यांकी भार, अणुभार तुल्यांकी भार इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया, आपको रिएक्शन भी पता चल गया, तोड़ा जाएगा कैसे आयनों में, कितने आयन ट्रांसफर होंगे, बहुत अच्छे से। ओके चलिए क्लियर, समझ में आया, मजा आ गया। चलिए अल्लाह हाफिज, नूरगुल कर रहे हैं, ओके शुक्रिया, ओके ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा की सेवा करना और उनकी बातों को मानना, और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए हमेशा अडिग रहना है, जिद पे अड़े रहना और मेहनत करना, जिद से पढ़ाई करना। क्लास आपकी जो होती है इतने टाइम केवल कंसंट्रेट होकर के इतने टाइम रहो, उसके बाद घूमो टहलो, गाना गाओ, मस्ती करो, डांस करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई परवाह नहीं है ना, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। बस पढ़ाई के दौरान एकदम कंसंट्रेट रहो कि जो भी बताया जाए उसे आपको तुरंत में सीखा जाए, तुरंत सीख ले जाओ और उसके सवाल को लगा ले जाओ, उसके सवाल को आप सॉल्व कर सको, है ना, इतना तक समझ में आए। उसके बाद आप कॉपी में उस चीज को नोट करते रहो, ताकि जब कभी आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कॉपी को देखो तो आपको वो सीन याद आ जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो मेरा चेहरा याद आ जाएगा, है ना, जो भी थोपड़ा है वो याद आ जाएगा अच्छे से, और आपको वो कॉपी देख करके उस समय वो जगह याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सर ने बताया था, ये मैंने हिंट लिखा है। आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबू पढ़ो, जो नहीं आ रहा है उनको बताओ कि नुकसान क्या होगा आपका। अगर नहीं मानने तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे, वो आएंगे पता है, लेकिन अभी नहीं आएंगे, आएंगे जब टाइम अपना व्यतीत कर लेंगे तब आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हैं तो आप लोग नियम से कंसंट्रेट यानी लास्ट तक, अंतिम तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। बीच में कोई टॉपिक, कोई सीरियल, कोई फिल्म मिस मत करिएगा, नहीं तो पूरी सीन
समझ नहीं आएगी, पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। क्लियर? ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट, अच्छे से सो जाओ खाना खा पी के।